पिताजी, आखिर मेरा कोई भाई बहन क्यों नहीं है? यदि मेरा भी कोई भाई बहन होता तो मैं भी उसके साथ खेलता, लेकिन मेरा तो कोई भाई बहन ही नहीं है। सेठ का बेटा प्रत्येक दिन सेठ से यही बात कहता है, लेकिन सेठ उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। फिर उसका बेटा अपने स्कूल चला जाता है। सेठ घर के बाहर ही बैठा था। सेठ जी, हमें किसी काम पर रख लीजिए। आप जो भी कहेंगे हम दोनों वही करेंगे। सेठ ने देखा वे दोनों बड़ी ही बुरी हालत में थे। फटे हुए कपड़े पहने थे, मानो ऐसा लग रहा था कि दोनों ने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो। लेकिन बेटा, तुम दोनों हो कौन और तुम दोनों इस प्रकार क्यों भटक रहे हो? सेठ जी, मेरा नाम सोनू है और ये मेरा छोटा भाई मोनू है। हमारी माता तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई थी। उसके कुछ दिनों बाद ही हमारे पिता का भी देहांत हो गया। अब हम दोनों काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहे और भटकते भटकते पूरे 6 महीने गुजर गए हैं। फिर वे दोनों अपनी सारी दुख भरी कहानी सेठ को सुनाते हैं। उन दोनों की यह बात सुनकर सेठ को उन दोनों पर दया आ जाती है। अरे बेटा, तुम दोनों दुखी मत हो। आज से तुम दोनों मेरे बेटे हो और आज से तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगे। सेठ की यह बात सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। उसी दिन से वह दोनों भाई सेठ के घर में ही रहने लगते हैं। सेठ उन दोनों को भी अपने बेटे के साथ ही स्कूल भेजता है। अरे सेठ जी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, हम मुनीम जी, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सेठ जी, अब तो वीर सिंह बड़े हो चुके हैं। हमारे हिसाब से उनके लिए हमें योग्य कन्या ढूंढनी चाहिए। हाँ मुनीम जी, आपका सोचना एकदम उचित है। आप ऐसा करिए, आप आज ही जाइए और एक अच्छा सा रिश्ता हमारे पुत्र के लिए ढूंढ कर लाइए। सेठ की यह बात सुनकर मुनीम वहाँ से निकल पड़ता है। मुनीम और सेठ की बातें दोनों भाई सोनू और मोनू छिपकर सुन लेते हैं। अरे भैया, मुनीम जी तो वीर के लिए रिश्ता ढूंढने गए हैं। यदि वीर का विवाह हो गया तो हमें जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ मोनू, तुम एकदम ठीक कहते हो। हमें कुछ न कुछ करके इस रिश्ते को तोड़ना ही होगा। भैया, हम इस रिश्ते को तोड़े उससे पहले हमें मुनीम जी का पीछा करना चाहिए। आखिर वो किसके घर पर रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं। इतना सोचकर दोनों भाई छिप छिप कर मुनीम का पीछा करते करते वहीं पहुंच जाते हैं जहां मुनीम जी गए थे। वह दोनों छिप कर मुनीम की सारी बातें सुनते हैं। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। मुझे यह खुशखबरी अपने मालिक को भी सुनानी है। इतना कहकर मुनीम वहाँ से वापस चला जाता है। अरे भैया, अब तो इन दोनों का विवाह तय हो गया है। अब हम क्या करें? अरे भाई, तुम फिक्र ना करो, इसके लिए हम दोनों कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अगले ही दिन सोनू और मोनू अपना रूप बदलकर उसी सेठ के घर के बाहर जाकर आपस में बहस करने लगते हैं। उन दोनों की यह बात सुनकर सेठ उन दोनों के पास आता है। अरे भाई, क्या बात है? आप दोनों आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं? अरे कुछ नहीं सेठ जी, ये एक ज्योतिषी है। इसने मुझे कहा था कि कल मेरा बैल मर जाएगा, तो इसकी बात सही हो गई। आज मेरा बैल मर गया है। मुझे लगता है कि मेरे बैल पर इसने कोई जादू टोना कर दिया है। अरे नहीं नहीं भाई, मैं कोई जादू टोना नहीं जानता। मैं तो सिर्फ तुम्हारा भविष्य बताया था।
अरे रुको रुको, यदि तुम वास्तव में ही भविष्य बता सकते हो तो बताओ मुझे, मेरा भविष्य क्या होगा। सोनू सेठ का हाथ पकड़कर झूठ मूठ ज्योतिषी होने का दिखावा करता है। सेठ जी, वैसे तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपसे एक बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है। लेकिन भाई, मैं तो कोई भी पाप नहीं किया हूँ। सेठ जी, अभी आपने पाप नहीं किया है, करने वाले हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह एक पागल लड़के के साथ करने जा रहे हैं। अरे मूर्ख ज्योतिषी, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। इतना सुनते ही वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उस ज्योतिषी की बात सेठ के मन में बैठ जाती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर कोई पागल ही होगा। फिर वे दोनों अपने सेठ के घर के बाहर आकर वही नाटक करने लगते हैं। फिर उनका सेठ भी उन दोनों की हरकतें देखकर उनके पास आता है। अरे भाई, क्या बात है? आप दोनों इस प्रकार आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं? अरे कुछ नहीं सेठ जी, ये एक ज्योतिषी है। इसने मुझे कहा था कि कल मेरा बैल मर जाएगा, तो इसकी बात सही हो गई। आज मेरा बैल मर गया है। मुझे लगता है कि मेरे बैल पर इसने कोई जादू टोना कर दिया है। अरे नहीं नहीं भाई, मैं कोई जादू टोना नहीं जानता, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भविष्य बताया था। तो फिर ठीक है, बताओ मेरा भविष्य क्या है? सेठ जी, वैसे तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपसे एक बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है। क्या पाप होने जा रहा है? लेकिन मैंने तो अपनी संपूर्ण जीवन में किसी का भी बुरा नहीं किया, फिर मुझसे कोई पाप कैसे हो सकता है? सेठ जी, आप अपने पुत्र का विवाह जिस लड़की के साथ करने जा रही हैं, वो एक राक्षसी है जो इंसानों का खून पीती है। यदि वो यहाँ आ गई तो सभी का विनाश कर देगी। अरे मूर्ख, तू ये क्या मूर्खता भरी बात कर रहा है? चल निकल यहाँ से। इतना सुनते ही दोनों भाई तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। उस सेठ के मन में भी यह बात बैठ जाती है। धीरे धीरे वह समय भी नजदीक आ गया जब वीर सिंह का विवाह उस लड़की के साथ होना था। बड़े ही धूमधाम से सेठ के बेटे की बारात निकलती है। बारात चलते चलते जल्दी ही नगर के करीब पहुंच जाती है। अरे बड़े भैया, पूरे दिन घोड़े पर बैठे बैठे आप तो थक गए होंगे और भूख भी लगी होगी। ये लीजिए, कुछ फल खा लीजिए। वीर सिंह उन दोनों के द्वारा दिए गए फलों को खाने लगता है। उन दोनों दुष्टों ने उन फलों में नशीली दवाइयां मिला दी थी ताकि उन्हें खाकर वीर सिंह का व्यवहार सामान्य न रहे, ताकि वह दोनों वीर सिंह को सेठ के सामने पागल साबित कर सकें। नशीले फल खाकर वाकई में वीर सिंह का व्यवहार काफी ज्यादा बदल गया। वह अपने ससुर और होने वाली पत्नी के सामने अजीब हरकतें करने लगा। अरे बंद करो ये सब, मैं एक पागल लड़के के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। वीर सिंह की इन हरकतों को देखकर लड़की को कुछ संदेह हुआ। अरे ये क्या, मुझे लगता है इनके साथ जरूर कोई छल किया गया है। पिताजी, आप ये विवाह नहीं रोक सकते, मैं अब इन्हीं के साथ विवाह करूंगी। लेकिन पुत्री, एक पागल लड़के के साथ तुम विवाह कैसे कर सकती हो? वो लड़की अपनी जिद के आगे किसी की नहीं चलने देती। सेठ को मजबूरन यह विवाह करना पड़ता है। शाम होने से पहले ही बारात वापस लौटने लगती है। उन सभी को चलते चलते रास्ते में ही काफी रात हो जाती है। अरे सेठ जी, हमें चलते चलते तो काफी रात हो चुकी है। इतनी रात्रि में हमारा इससे आगे चलना ठीक नहीं होगा। हमें यहीं आसपास आने वाले नगर के पास ही किसी से आश्रय ले लेना चाहिए।
हाँ हाँ मुनीम जी, आप एकदम ठीक कहते हैं। हम लोग इस बार आने वाले अगले गांव में ही रुक जाएंगे। फिर वह सारे लोग चलते चलते एक नगर के किनारे पहुंचते हैं, जहां पर एक बूढ़ी महिला रहती थी। सेठ उस बूढ़ी महिला के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप जब तक चाहें तब तक यहाँ रुक सकते हैं। इतना सुनकर सभी लोग वहीं पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। सेठ का बेटा वीर सिंह तथा वह लड़की दोनों उस बूढ़ी महिला की झोपड़ी में विश्राम करने लगते हैं। हे भगवान, ये भूल मुझसे कैसे हो गई। मैं अपने पति के लिए तो कोई उपहार लेकर ही नहीं आई। मेरा इस प्रकार खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये सारी बातें सोचते सोचते चंद्रवती की आंख लग जाती है और वह सो जाती है। तभी उसके सपने में एक बूढ़ी महिला आती है। बेटी, तुम बहुत ही नेक दिल हो। तुम चिंता ना करो, जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम अपने पति को एक अनमोल उपहार दे सकती हो। तुम इसी वक्त उठो और पास वाली नदी पर जाओ। वहाँ पर तुम्हें एक इंसान की लाश पानी में तैरती हुए मिलेगी। जब तुम उस लाश को अपने पास बुलाओगी तो वह लाश तुम्हारे पास आ जाएगी। उस लाश ने एक अनमोल आभूषण पहन रखा है। तुम उस आभूषण को उतार कर अपने पति को दे देना। इतना बोलकर वह बूढ़ी महिला गायब हो जाती है। तभी चंद्रवती की आंख खुल जाती है तो देखती है सभी लोग सो रहे हैं। वह चुपचाप उठती है और जंगल की तरफ चल देती है। चंद्रवती को जंगल की ओर जाते हुए वह दोनों भाई देख लेते हैं। अरे भैया, ये इतनी रात को जंगल की तरफ क्या करने जा रही है? कहीं ये सच में तो कोई राक्षसी नहीं है? अरे नहीं भाई, इसका जवाब तो हमें उसका पीछा करके ही मिल पाएगा। चलो उसका पीछा करते हैं। इतना सोचकर दोनों भाई चंद्रवती का पीछा करते हैं। मुझे लगता है ये तो वही नदी है जिसको मैंने अपने सपने में देखा था। हाँ हाँ, यह वही नदी है। अरे उधर से तो सच में एक लाश बहती हुई आ रही है। अरे ओ लाश, तुम मेरे पास आ। इतना बोलते ही वह लाश चंद्रवती के करीब आ जाती है। चंद्रवती जल्दी से उस लाश के हाथ से उस सुंदर आभूषण को निकाल लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। अरे बाप रे बाप, ये तो इस लाश के हाथ से कोई आभूषण उतार कर लेकर गई है। अरे भाई, इस लाश ने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया है। वो कैसे भैया? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर दोनों भाई उस सेठ के पास जाते हैं। अरे पिताजी, जल्दी उठिए पिताजी, और हमारे साथ चलिए। क्या बात है बेटा, तुम दोनों इतनी रात को क्यों जाग रहे हो? पिताजी, हमारी भाभी एक राक्षसी है। अरे मूर्ख, ये क्या बक रहे हो? हाँ पिताजी, हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा। भाभी नदी पर गई थी और वहाँ पर एक आदमी को मारकर उसका खून पी गई थी। उस आदमी का शव अभी भी नदी पर पड़ा है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो हमारे साथ चलकर नदी पर देख लीजिए। उन दोनों की यह बात सुनकर सेठ घबरा जाता है और वह तीनों जल्दी से नदी के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं सच में एक शव पड़ा हुआ है। अब तो सेठ का शक यकीन में बदल चुका था। सेठ को पूर्ण विश्वास हो गया था कि उसकी बहू एक राक्षसी। सुबह होते ही बारात चल पड़ती है और जल्दी ही अपने नगर में पहुंच जाती है। जैसे ही शाम होती है तो सेठ सारी कहानी अपने बेटे को बताता है। लेकिन पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा, यदि तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है तो तुम उससे पूछना कि उसके पास वो सुंदर आभूषण कहाँ से आया है। वीर
वीर सिंह इतना सुनकर अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी को एक सोने का हार उपहार में देता है। फिर चंद्रवती भी वही सुंदर आभूषण निकालती है। अरे चंद्रवती, इतना कीमती आभूषण तुम कहाँ से लेकर आई हो? अजी, यह आभूषण मुझे मेरी माँ ने दिया था। अरे चंद्रवती, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हें मेरी कसम, ये सच सच बताओ कि तुम्हें ये आभूषण कहाँ से मिला है। इतना सुनकर चंद्रवती घबरा जाती है और सारी कहानी वीर सिंह को बता देती है। अरे तू अब भी मुझसे झूठ बोल रही है। अभी तो तूने कहा था कि ये आभूषण तुझे तेरी माँ ने दिया है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू एक राक्षसी है। नहीं जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। बेचारी चंद्रवती उसे समझाती रहती है कि वह कोई राक्षसी नहीं है। फिर भी वीर सिंह उसे अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। इसी प्रकार घर के सारे लोग चंद्रवती से दूरियां बनाने लगते हैं। धीरे धीरे वीर सिंह अपनी पत्नी के साधारण बर्ताव को देखकर यह समझ गया कि उसकी पत्नी कोई राक्षसी नहीं है। लेकिन यह बात वह अपने पिता को कैसे समझाए, इसलिए वह अपनी ही पत्नी से छिप छिप कर मिलने लगता है। अरे बड़े भैया, आप रोज रोज छुप छुप कर भाभी की कमरे में क्यों जाते हो? आपको तो पता ही है भाभी एक राक्षसी है। अरे नहीं सोनू, तुम्हारी भाभी कोई राक्षसी नहीं है। वो एकदम ठीक है और कुछ दिनों में ही तुम दोनों चाचा बनने वाले हो। लेकिन ये बात पिताजी को मत बताना। अरे बेटा, तुम तीनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं पिताजी, हम तीनों तैयार हैं। बेटा, तुम तीनों जरा ध्यान से जाना और ध्यान से ही वापस आना। तुम तीनों पहली बार विदेश में व्यापार के लिए जा रहे हो। अच्छा ठीक है पिताजी, अब हम लोग चलते हैं। इतना बोलकर वह तीनों वहां से निकल पड़ते हैं और जल्दी ही अपने जहाज के पास पहुंच जाते हैं। अरे भैया, हम दोनों तो हमारी प्रिय पुस्तक को तो घर पर ही भूल कर आ गए। आप यही रुकिए, हम दोनों अभी पुस्तक को लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा। तुम लोग जल्दी ही वापस आना। इतना कहकर वे दोनों वहां से वापस चले जाते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों वापस क्यों आ गए? पिताजी, भैया ने हम दोनों को वापस भेज दिया और कहा कि पिताजी घर में अकेले हैं, उनका ख्याल रखना। इसीलिए हम दोनों वापस आ गए। पिताजी, ये औरत तो राक्षसी होने के साथ साथ एक बदचलन भी है। अरे बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? पिताजी, कल मैं इसे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ देखा था और ये उसे कह रही थी कि अब वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनते ही सेठ का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो मैंने सुना है कि तुम जल्दी ही माँ बनने वाली हो। क्या ये बात सत्य है? हाँ पिताजी, यह बात सत्य है। क्या कहा? ये बात सत्य है? अरे धूर्त, तू तो राक्षसी होने के साथ साथ एक बदचलन स्त्री भी है। नहीं पिताजी, ये बच्चा हमारे पति का ही है, किसी और का नहीं। बेचारी चंद्रवती रोती गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन सेठ उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी रोती हुई वहां से जंगल की ओर चली जाती है। काफी समय हो गया, लेकिन वो दोनों अभी तक लौटकर नहीं आए। मुझे लगता है कि वो दोनों विदेश नहीं जाना चाहते। अरे माँ जी, चलो जहाज को ले चलो।
अरे बेटी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? फिर चंद्रवती अपनी सारी दुख भरी कहानी उस बूढ़ी महिला को सुनाती है। बेटी, तुम घबराओ मत, आज से तुम मेरे घर में ही रहना, मेरा घर पास में ही है। इतना कहकर वह बूढ़ी महिला चंद्रवती को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बेचारी चंद्रवती रोज जंगल जाती और जंगल से लकड़ियां चुनकर लाती। उसे इसी प्रकार काफी दिन गुजर जाते हैं। उधर वीर सिंह विदेश व्यापार खत्म करके जब वापस घर आता है तो उसने देखा कि घर में उसकी पत्नी है ही नहीं। अरे पिताजी, चंद्रवती तो पूरे घर में कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है, वो कहाँ गई है? अरे बेटा, चंद्रवती ने तो मेरी नाक ही कटवा दी। पूरे गांव में मेरी हंसी उड़ाई जा रही है कि सेठ की बहू माँ बनने वाली है। बेटा, वो तो राक्षसी होने के साथ साथ एक चरित्रहीन औरत भी है, इसीलिए मैंने उसे घर से बाहर निकलवा दी। बस कीजिए पिताजी, वो कोई राक्षसी नहीं और ना ही वो कोई चरित्रहीन है। उसके पेट में मेरा ही बच्चा था। लेकिन ये सब तुमसे किसने कहा है पिताजी? फिर सेठ सारी कहानी वीर सिंह को बताता है। लेकिन पिताजी, ये बात तो मैंने सोनू मोनू को बताई थी कि उनकी भाभी जल्द ही माँ बनने वाली है। ये बात सुनते ही सेठ हैरान हो जाता है और उन दोनों दुष्ट भाइयों की चाल को समझ जाता है। सोनू मोनू, क्या ये बात सत्य है? हाँ पिताजी, ये बात सत्य है। अरे दुष्ट, मैंने तुम दोनों को अपने बेटे की तरह पाला और तुम दोनों ने मेरा ही घर उजाड़ दिया। निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी अपना मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। इतना सुनते ही वह दोनों दुष्ट वहां से चले जाते हैं। फिर वीर सिंह और बाकी के सारे लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में चंद्रवती को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वीर सिंह भटकते भटकते वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर चंद्रवती लकड़ियां चुन रही थी। अरे, ये स्त्री कौन है जो अकेले ही यहाँ पर लकड़ियां चुन रही है? वीर सिंह जैसे ही उस स्त्री के नजदीक जाकर देखता है तो हैरान ही रह जाता है और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। अरे चंद्रवती, तुम लकड़ियां चुन रही हो? चंद्रवती जैसे ही देखती है तो उसका पति उसके सामने खड़ा होता है। यह देखकर चंद्रवती वीर सिंह के गले लग जाती है और रोने लगती है। अजी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? नहीं चंद्रवती, तुम रो मत। अब हमारे रोने के दिन चले गए। अब मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। दोस्तों, इस कहानी का सारांश यही है कि हमें किसी दूसरों की बातों में इतना भी नहीं आना चाहिए कि हम अपना ही घर बर्बाद कर लें।